हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 9 जनवरी और आज की इस वीडियो में हम 9 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता दूं। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए डेली टॉप 20 करंट अफेयर की ये टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही है। इसके बारे में यदि मैं आप लोगों को बताऊँ तो इसमें आप लोगों को यूपीएससी की तैयारी के लिए करंट अफेयर के प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे जो कि अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर के द्वारा तैयार किए गए हैं। और इसका जो डेली डिटेल में एनालिसिस है ये कराया जाएगा अनअकैडमी के जो एजुकेटर हैं अतीश माथुर सर और आनंद अग्रवाल सर के द्वारा। और ख़ास बात ये है कि ये जो टेस्ट पेपर है ये बोथ लैंग्वेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल होगा। और देखिए, इस करंट अफेयर के टेस्ट में आप लोगों को 20 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे और इसके लिए 20 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। तो इससे जुड़ने के लिए आप अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें एनरोल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये आज ही के दिन मतलब कि 9 जनवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, ये जो दिन है ये देश के विकास के लिए जो अनिवासी भारतीय हैं इनके द्वारा किए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। और 9 जनवरी को ही क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही जो महात्मा गांधी जी थे ये साउथ अफ्रीका से अपने देश वापस लौट आए थे, इसलिए 9 जनवरी को ही मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। और इस बार का जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये कोरोना के कारण वर्चुअली आयोजित किया जा रहा है। अब यदि हम जनवरी के ही अदर इम्पॉर्टेंट डे को डिस्कस करें तो देखिए, कमेंट में मैं रीड कर रही थी कि काफ़ी डे मैंने स्किप कर दिए हैं। देखिए, रीज़न ये है कि हर दिन कोई ना कोई डे पड़ता ही है तो सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इम्पॉर्टेंट डे ही हम अब से डिस्कस किया करेंगे। तो चलिए, ऑप्शन मैंने सेट कर ही दिए हैं तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। 1 जनवरी को जो DRDO है यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है। 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था। इसके बाद 6 जनवरी को क्या मनाया गया है? महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस। और ये मुझे उतना इम्पॉर्टेंट नहीं लगा था इसलिए मैंने इसे सेट नहीं किया था। और अब 9 जनवरी को मनाया गया है प्रवासी भारतीय दिवस। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों के टेस्ट मैच में मैच अधिकारी बनने वाली पहली महिला अंपायर ये कौन बनी है? तो पुरुषों के टेस्ट मैच में मैच अधिकारी बनने वाली ये जो पहली महिला अंपायर है ये बन गई हैं क्लेयर पोलोस्क। और क्लेयर पोलोस्क ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं ऑस्ट्रेलिया से, जिसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। यदि हम बात करें क्लेयर पोलोस्क की तो इन्हें पहले से ही ICC डिवीज़न 2 में पुरुषों के वनडे मैच में अंपायर की पहली महिला होने का गौरव प्राप्त है। और अब ये पुरुषों के टेस्ट मैच में मैच अधिकारी बनने वाली पहली महिला अंपायर भी बन गई हैं। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि कहीं ना कहीं पहली महिला से रिलेटेड है, जिनका संबंध क्रिकेट से है, तो कुछ समय पहले ही जो क्लेयर कोनोर है ये MCC की अध्यक्ष बनाई गई हैं। MCC यानी कि मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब। और MCC के 233 साल के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली ये पहली महिला बनी है क्लेयर कोनोर। यदि हम बात करें भारत की GS लक्ष्मी की तो इनसे रिलेटेड एक न्यूज़ भी आई थी। पुरुषों के वनडे इंटरनेशनल की देखरेख करने वाली ये पहली महिला मैच रेफरी भी बनी GS लक्ष्मी। यदि हम बात करें शेफाली वर्मा की तो ये कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाली ये सबसे कम उम्र की पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इन्होंने जब इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था तब इनकी उम्र थी 15 वर्ष और 239 दिन। इसी के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाली ये सबसे कम उम्र की पहली भारतीय खिलाड़ी थी। आप लोगों के लिए NTPC और ग्रुप D की तैयारी के लिए ये जो 7600 वन लाइनर करंट अफेयर की PDF तैयार की गई है, जिसमें कि 5000 GK के क्वेश्चन, 1600 साइंस के क्वेश्चन और 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन ये वन लाइनर फॉर्मेट में अवेलेबल है, जो कि आपके रेलवे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये जो आइस हॉकी टूर्नामेंट है इसका शुभारंभ अभी हाल ही में किया गया है कारगिल में। तो यहाँ बात की जा रही है आइस हॉकी की, तो यहाँ से आप एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम याद रख सकते हैं, इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन इसकी स्थापना हुई थी
15 मई 1908 में। हेडक्वार्टर स्थित है ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में और इसके जो अध्यक्ष है इनका नाम क्या है, रेन फजेल। और इसी आइस हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ कारगिल में किया गया है। अब देखिए यहाँ कारगिल का डिस्कशन आया है तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कारगिल युद्ध ये कब हुआ था, 1999 में। और इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना पर भारतीय सेना की विजय हुई थी और इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था, ऑपरेशन विजय। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कारगिल विजय दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। जब ये कारगिल युद्ध हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे, ये थे नवाज शरीफ। तो ये आप एडिशनल तौर पर याद रख सकते हैं। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं किसी टूर्नामेंट के आयोजन की, तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जो हॉकी मेंस वर्ल्ड कप होगा 2023 का, इसे ओडिशा होस्ट करेगा। ओडिशा के राउरकेला में जो बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम है और भुवनेश्वर का जो कलिंगा स्टेडियम है, यहाँ इसका आयोजन किया जाएगा। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पहला एडिशन रहा था ये आयोजित किया गया था दिल्ली में, और अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा एडिशन होना है जिसे कि होस्ट करेगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। तो देखिए ये न्यूज़ मुझे कल रात में मिली है इसलिए इसे मैंने आज ऐड कर दिया है। तो कुछ समय पहले ही ब्लूमबर्ग ने जो रिपोर्ट रिलीज़ की थी इसके अनुसार जेफ बेजोस ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन कल ही के दिन एक और रिपोर्ट रिलीज़ की गई है जिसके अनुसार जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए जो एलन मस्क है, एलन मस्क ये कौन है, तो ये टेस्ला जो कि एक इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी है और स्पेस एक्स इसके मालिक हैं एलन मस्क, जो कि अब जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो देखिए कल ही के दिन क्या हुआ कि इनकी जो इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी है टेस्ला, इसके शेयरों में 4.8% की तेज़ी से बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद से ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। इनके नेटवर्थ की यदि हम बात करें तो इनके पास 188.5 अरब डॉलर की संपत्ति है और जो जेफ बेजोस हैं इनके पास 187 अरब डॉलर की संपत्ति है। यदि कहा जाए तो 1.5 अरब डॉलर आगे हैं एलन मस्क जेफ बेजोस से। तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क, दूसरे नंबर पर है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस से रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखेंगे कि हाल ही में मतलब कि जो दानवीरों की लिस्ट जारी की गई, इसमें जो जेफ बेजोस है ये दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं। 2020 में क्लाइमेट इमरजेंसी से निपटने के लिए इन्होंने 10 अरब डॉलर का दान किया था। अच्छा, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति अभी हाल ही में बने हैं जोंग सांसन, जो कि बिलोंग करते हैं चाइना से, जबकि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति ये हैं मुकेश अंबानी जी। हाल ही में भारत ने किस देश के MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है, तो ये किया गया है इजराइल के। यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है MRSAM, इसकी फुल फॉर्म बनती है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, और ये जो सिस्टम है इसे DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा संयुक्त रूप से डेवलप किया गया है ताकि दुश्मन देशों के हवाई हमलों से निपटा जा सके। और हवाई हमले से सुरक्षा के लिए इसे विकसित किया गया है, इसलिए इसका नाम है एयर डिफेंस सिस्टम, मतलब कि ये डिफेंस कर रहा है। और इसी का सफलतापूर्वक परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें इजराइल की, तो आप एशिया मैप में देख सकते हैं इजराइल की लोकेशन। इसकी कैपिटल क्या है, येरूशलम। करेंसी है इजरायली न्यू शेकल। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो ये हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अब मैं आप लोगों को इजराइल से ही रिलेटेड कुछ जियोग्राफी के क्वेश्चन बता रही हूँ जो कि अक्सर एग्जाम का पार्ट बनते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गोलन की पहाड़ियाँ ये कहाँ स्थित है, तो ये जो गोलन की पहाड़ियाँ हैं ये मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित है। और एग्जैक्ट लोकेशन यदि पूछी जाए तो ये सीरिया और इजराइल की बीच की सीमा का निर्धारण करती है। तो ये देखिए, ये है इजराइल और ये है सीरिया, इन दोनों के ही बीच में मतलब कि बॉर्डर में ही स्थित है गोलन की पहाड़ियाँ। और एक और क्वेश्चन एग्जाम का पार्ट बनता है कि मृत सागर झील, या इसे आप कह सकते हैं डेड सी, तो ये जो मृत सागर झील है ये कहाँ स्थित है। सबसे पहले इसके बारे में यदि मैं आप लोगों को बताऊं तो ये संसार की सबसे नीचे झील है जो कि समुद्र तल से 428 मीटर नीचे स्थित है। और ये खारे पानी की झील है जो कि इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है।
तो ये है इज़राइल, ये है जॉर्डन, इन दोनों के ही बीच में स्थित है डेड सी, और इज़राइल और सीरिया इन दोनों के बीच में स्थित है गोलन की पहाड़ियाँ। तो इसे आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जो कि रिलेटेड है इज़राइल से ही। तो यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में इज़राइल के ही द्वारा ओफिक 16 नामक एक जासूसी उपग्रह ये भी लॉन्च किया गया था। हाल ही में भारत में नए ब्रिटिश उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये ब्रिटिश उच्चायुक्त हैं जिनकी नियुक्ति अभी हाल ही में भारत में की गई है। तो भारत में नए ब्रिटिश उच्चायुक्त ये बन गए हैं अलेक्जेंडर एलिस, और इन्होंने किनका स्थान लिया है? फिलिप बार्टन का। तो ये तो हैं ब्रिटिश उच्चायुक्त जिनकी नियुक्ति भारत में हुई है। भारत की उच्चायुक्त जिनकी नियुक्ति ब्रिटेन में की गई है, इनका नाम क्या है? गायत्री कुमार। इनकी नियुक्ति जुलाई 2020 में ही की गई है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं यूके की लोकेशन। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि 4 राज्य हैं जो कि खुद को किंगडम मानते हैं। एक तो है स्कॉटलैंड, दूसरा है इंग्लैंड, तीसरा है वेल्स, और चौथा है ये नॉर्थर्न आयरलैंड। तो यही है जो कि खुद को किंगडम मानते हैं, और ये संयुक्त रूप से कहलाता है यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल है लंदन, और लंदन ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टेम्स नदी के किनारे। अच्छा, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो इनका नाम है बोरिस जॉनसन। आप लोग ये भी जानते हैं कि अभी जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाना है 26 जनवरी 2021 को, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले थे बोरिस जॉनसन। लेकिन आप लोगों को मालूम ही होगा अभी हाल ही में यूके में कोरोना का एक नया स्ट्रेन फैला है, जो कि मौजूदा स्ट्रेन से 70% अधिक खतरनाक माना जा रहा है। और इसे ही देखते हुए जो बोरिस जॉनसन है, इन्होंने अपना भारत दौरा भी रद्द कर दिया है, और इसी के कारण हाल ही में ब्रिटेन में 1.5 महीने का सख्त लॉकडाउन भी लगाया गया है। तो ये तो हुई ब्रिटेन की बात। आप देखेंगे कि यूके और फ्रांस इन दोनों के ही बीच में है ये इंग्लिश चैनल। इसकी दूरी मैंने आप लोगों को बताई थी, ये है 34 किलोमीटर। मतलब कि फ्रांस से यूके कई लोग तैर कर भी इस इंग्लिश चैनल को पार करते हैं। एक जीके का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था कि इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये है मिहिर सेन। और पहली भारतीय महिला पूछा जाए तो ये है आरती साहा, जिन्होंने इंग्लिश चैनल तैर कर पार किया है। अच्छा, ऑप्शन में मैंने 3 भारतीय नामों को लिखे हैं जो कि ब्रिटेन कैबिनेट से रिलेटेड है। तो देखिए, जो प्रीति पटेल है ये ब्रिटेन कैबिनेट की पहली गृह मंत्री बनी, मतलब कि पहली भारतीय मूल की गृह मंत्री बनी है। जो ऋषि सुनक हैं ये ब्रिटेन कैबिनेट में ही वित्त सचिव हैं। इसके अलावा जो आलोक शर्मा हैं, आलोक शर्मा इनकी नियुक्ति ब्रिटेन कैबिनेट में विकास मामलों के मंत्री के रूप में की गई है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है गुजरात में। तो यदि आप लोगों को याद होगा तो इसकी घोषणा तो वैसे अक्टूबर 2020 में ही कर दी गई थी। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गुजरात के दौरे पर गए थे तब इन्होंने 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। पहली परियोजना ये थी कि दुनिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे ये बनाया गया गुजरात के ही गिरनार पहाड़ी पर, मतलब कि जूनागढ़ में बनाया गया है। दूसरी परियोजना थी कि भारत के सबसे बड़े हार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन ये किया गया गुजरात के ही अहमदाबाद में। और किसानों के लिए ये जो तीसरी परियोजना है जिसका नाम है किसान सूर्योदय योजना, इसकी भी घोषणा अक्टूबर के समय ही की गई थी। अब सवाल ये बनता है किसान सूर्योदय योजना ये क्या है? तो देखिए, सिंचाई के लिए किसानों को दिन के समय ऊर्जा सप्लाई की जाएगी, और इस योजना के तहत सुबह 5 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक किसानों को बिजली मिल सकेगी। इसके लिए 3500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, और ये जो योजना है ये 2022 तक, मतलब कि 2022 के लास्ट तक गुजरात के सभी गांवों को कवर कर लेगी। तो आप मैप में देख सकते हैं गुजरात की लोकेशन। इसकी राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री है विजय रूपानी, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। अच्छा, कई लोग कमेंट में ऐसा भी पूछ रहे थे कि मैं वही चीज़ बार बार बताती हूँ। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल ये रोज़ रोज़ तो चेंज नहीं होते, कुछ चीज़ें हैं जो कि कांस्टेंट है, तो वो तो मुझे वही बतानी पड़ेगी, राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। तो गुजरात से रिलेटेड यदि हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात के कक्ष से ही विश्व की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास किया गया। इसके अलावा आप एडिशनल तौर पर याद रख सकते हैं कि
3 प्रमुख नदियां हैं जो कि गुजरात में प्रवाहित होती है, साबरमती, नर्मदा नदी और तीसरी है ताप्ती नदी। इन तीनों नदियों पर कुछ बांध परियोजनाएं हैं, जैसे कि साबरमती नदी पर है साबरमती बांध परियोजना, नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध और ताप्ती नदी पर है उकाई परियोजना। ये तीनों आप याद रख सकते हैं। गुजरात से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे, भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी ये कहाँ स्थापित की गई है? गुजरात के ही वडोदरा में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन लॉन्च की गई है। ये किन राज्यों के बीच चलेगी? तो ये चलेगी हरियाणा से राजस्थान के बीच। अब इसे हम डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, ये जो फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया है ये स्पेशली मालगाड़ियों के लिए बनाया गया है। मतलब कि इस कॉरिडोर पर सिर्फ मालगाड़ियाँ ही चलाई जाएंगी, कोई अदर पैसेंजर ट्रेनें नहीं चलेंगी। और इसी ट्रैक पर, मतलब कि इस कॉरिडोर पर दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन जिसकी लंबाई है 1.5 किलोमीटर ये चलाई गई है, जो कि हरियाणा के रेवाड़ी से राजस्थान का जो न्यू मदार है इसको जोड़ेगी और इसकी लंबाई है 306 किलोमीटर। मतलब कि 306 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक है। और आप इमेज में देख पा रहे हैं ये जो ट्रेन चलाई गई इसमें 90 बोगियों में 435 ट्रकों जितना सामान लोड किया गया। मतलब कि ये जो आप कंटेनर देख रहे हैं बोगी के ऊपर बोगी, मतलब कि इन 90 बोगियों में इतना सामान लोड किया गया जो कि 435 ट्रकों में समाया जा सकता था। और इसी के साथ इसे लॉन्च किया गया रेवाड़ी से न्यू मदार तक। लंबाई मैंने बता दी है 600 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो भारत की जो पहली किसान रेल है ये नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो नासिक के देवलाली से लेकर के बिहार के दानापुर तक चलाई गई। तो ये तो है भारत की पहली किसान रेल। जबकि दक्षिण भारत की जो पहली किसान रेल है ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, मतलब कि दिल्ली के अनंतपुर तक चलाई गई। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा केरल के कोच्चि से कर्नाटक का जो शहर है, मतलब कि एरिया मंगलुरु, केरल के कोच्चि से कर्नाटक के मंगलुरु तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो इनके बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया था, लेकिन इन्होंने अब अपना पद धारण कर लिया है। इनका नाम है जस्टिस सीमा कोहली, जो कि तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं। इनसे पहले कौन थे? राघवेंद्र सिंह चौहान। लेकिन राघवेंद्र सिंह चौहान इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कर दी गई है। देखिए, अभी हाल ही में 7 से 8 राज्यों में मुख्य न्यायाधीशों के फेरबदल किए गए हैं। तो इनसे रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी कि किस राज्य में कौन मुख्य न्यायाधीश बने हैं। यदि हम बात करें तेलंगाना की तो इसकी राजधानी है हैदराबाद। जो हैदराबाद है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी के किनारे। साथ ही मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि भारत का पहला डॉग पार्क ये हैदराबाद में ही स्थापित किया गया है। इसके अलावा भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला ये भी हैदराबाद ही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन और अब तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं जस्टिस सीमा कोहली। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है पहली महिला की, तो हम उन पहली महिलाओं को डिस्कस करेंगे जो कि किसी न किसी राज्य में पहले स्थान पर हैं। जैसे कि हाल ही में पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनाई गई हैं विनी महाजन। जो आर श्रीलेखा है ये केरल की पहली महिला डीजीपी बनी हैं। जबकि हाल ही में जो पूजा देवी हैं, पूजा देवी अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर बनाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खिलौने के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाइकॉथन 2021 ये किसने लॉन्च किया है? तो ये क्वेश्चन मैं पिछले 3 या 4 दिन से देख रही थी, लेकिन इसे मैंने ऐड नहीं किया था। लेकिन कल मैंने इसे देखा तो मुझे लगा कि इसकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को आज मैंने सेट किया है। तो ये जो टाइकॉथन 2021 है ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है रमेश पोखरियाल जी और स्मृति ईरानी जी, यानी कि बोथ ए एंड बी के द्वारा। रमेश पोखरियाल जी जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे शिक्षा मंत्री हैं और स्मृति ईरानी जी जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारी कपड़ा मंत्री और केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री हैं। इन दोनों के ही द्वारा इस
टाइकोथन को लॉन्च किया गया है। और इसकी शुरुआत क्यों की जा रही है, तो इसे आप सिंपली एक लाइन में याद रख सकते हैं। भारत को खिलौनों यानी कि टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए टाइकोथन का आयोजन किया जा रहा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की यदि हम बात करें तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में यदि देखा जाए तो खिलौनों का जो मार्केट होता है ये 90 अरब डॉलर का होता है। और इस 90 अरब डॉलर में भारत का योगदान बहुत कम है, क्योंकि भारत में जो खिलौने होते हैं ये मोस्टली बाहर से मंगाए जाते हैं, मतलब कि दूसरे कंट्री से मंगा करके भारत में बेचे जाते हैं, जिसके कारण उन खिलौनों का रेट भारत में महंगा भी होता है। यदि आप लोगों को याद होगा, जब गलवान घाटी वाला मैटर हुआ था भारत और चाइना के बीच, इसके बाद से भारत ने चाइना के मोस्टली प्रोडक्ट एप्लीकेशन को भी बैन किया था, प्रोडक्ट को भी बैन किया था, और दिवाली के समय चाइना से आने वाले पटाखों पर भी बैन लगा दिया था। तो इंडियन मार्केट में जो मोस्टली खिलौने बिकते थे ये चाइना के ही बिकते थे, क्योंकि चाइना कम रेट पर खिलौने अवेलेबल कराता था। और अभी मैंने बताया है कि पूरे वर्ल्ड में जो खिलौनों का मार्केटिंग होता है इसमें भारत की हिस्सेदारी काफ़ी कम है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भारत ने खुद का एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब स्थापित करने की योजना बनाई है। मतलब कि अब जो खिलौने हैं ये भारत में ही बनेंगे तो कम में भी मिलेंगे, मतलब कि इनका रेट कम होगा। और इसी से आप कुछ रिलेट कर सकते हैं कि हाल ही में कर्नाटक के कोप्पला में, राज्य आप केवल याद रख सकते हैं कि हाल ही में कर्नाटक में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करने की योजना भी बनाई जा रही है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, कौन सा देश 2023 तक लकड़ी से बना पहला उपग्रह लॉन्च करेगा? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।